Hi everyone and a very good evening to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आज की मॉक टेस्ट में, है ना। तो सबसे पहले लोग तो सभी लोग लाइव आ जाएं और जितने भी लोग लाइव हों वो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि पता चल सके कि आज कौन सा सेशन होने वाला है मोस्ट अवेटेड, जिसका आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि मॉक टेस्ट कब आप कराएंगे, है ना। और ये 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़ अगर आप लगाने में सफल रहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। और इस पूरे सेशन के दौरान मैं आपको बहुत छोटा सा नज़र आऊँगा एक कोने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा फोकस आपका क्वेश्चंस पर रहे और आप आंसर करें और अपने क्वेश्चंस को मतलब आप अपने आंसर्स को नोट भी करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और इसमें आपका स्कोर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम में क्या स्कोर होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेशन है वो पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम बेस्ड होने वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सो गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। और काफ़ी बच्चे आ गए हैं, बाकी बच्चे आ भी जाएंगे, क्योंकि मैंने शाम का वक्त इसीलिए रखा है ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन कर सके जो किसी जॉब में हैं या किसी मतलब समय निकाल लेंगे अपना, है ना। चलिए तो ओके, प्रणाम, नमस्कार। तो शुरू किया जाए फिर आज का सेशन। अब देखिए ये चूँकि पब्लिक क्लास है तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीच में जुड़ेंगे और बीच में अपना डिस्टर्बेंस या अपना सवाल अपना कुछ भी बीच में डालेंगे। मेरा फोकस केवल मेरा अपना प्रैक्टिस सेशन पढ़ाने का रहेगा और ना कि किसी की कुछ भी ऊट पटांग की बातें सुनने का। एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा वो बातें हम 50 बार बता चुके हैं, फिर भी वो सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं है ना, वो यक्ष प्रश्न हो चुका है। तो चलिए काफ़ी बच्चे आ गए। सो गाइज आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा स्कोर कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि आपके कितने स्कोर होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो होंगे 50, ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे। अब आप देखिएगा इसमें आप क्या स्कोर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और ये होने वाली सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस का आज का पहला, ठीक है। चलिए ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। सब तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बिना किसी बातचीत के केवल आंसर दीजिएगा, कोई भी यहाँ वहाँ की बात नहीं करिएगा, सिर्फ आपने पढ़ाई कीजिए, बताइएगा लास्ट में कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। चलिए, और इसकी जो PDF रहेगी वो मेरे ऐप में आपको मिल जाएगी। मेरे ऐप में जाएंगे और फ्री PDF नोट्स पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये PDF में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए सुविधा कर दी मैंने, है ना। हाँ, जो आपके हक का है वो आपको मिलता ज़रूर है। फर्स्ट का जो आंसर कर रहे हैं वो डी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। डिटेरियोरेट, स्पेलिंग क्या होगा, डिटर, है ना। और इसके बाद में डिटेरियोरेट, तो आपने डिटर फिर यो फिर रेट, है ना। तो डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ना, क्या करना, बिगाड़ना, ठीक है, यानी कि डिस्टॉर्ट करना, बिगाड़ना आप कह सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज हो जाएगा आपका डी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, चूंकि पब्लिक क्लास में इसमें आप एक दूसरे के आंसर भी देख सकते हैं, तो ये काम मत कीजिएगा कि आप एक दूसरे का आंसर देख करके आंसर करें, ऐसा कभी मत कीजिएगा, वरना आप अपने आप को आंक नहीं पाएंगे और आपकी सीट कोई और ले जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सो ईमानदारी के साथ में, टोटल ईमानदारी आप दिखाइए और आपको ये 10 प्रैक्टिस सेशन आपको रियलाइज़ करवा देंगे कि आप टॉप लिस्ट में आने वाले हैं, कि आप क्या करने वाले हैं, आपको एहसास दिला देगा, ठीक है। याद रखिएगा, मेरे इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसमें क्या होगा बताइएगा। अब देखिए ट्रिफलिंग को लेकर के आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी वाला, है ना। चलिए इसमें बच्चे आंसर कर रहे हैं, कंफर्म है, किसी को कोई अपना आंसर चेक तो नहीं करना है बाद में, अभी बता दीजिएगा, फिर बाद में बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो ए होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ट्रिफलिंग, आपको लग रहा होगा कि डबल एफ होना चाहिए, बट इसमें डबल एफ नहीं होगा, एक ही एफ होगा। ट्रिफलिंग की स्पेलिंग होती है TRIFLING, ट्रिफलिंग, ठीक है। क्या होगा बेटा, ट्रिफलिंग, TRIFLING।
ट्रिफलिंग का मतलब होता है महत्वहीन यानी तुच्छ जिसको कहा जाता है, यानी कि लेस इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए मोस्टली 90% बच्चे मतलब धोखा खा गए। सब लोगों ने बी आंसर लगाया। अब इसका राइट ऑप्शन क्या है, वो आपका ए है। केवल ए की ही एफ का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही सवाल एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, इसी के लिए प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट है, सोचिए, है ना। आंसर दीजिए इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, बताइए। अच्छा एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूं, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाऊंगा, थोड़ा सा हो जाऊंगा, है ना। और इसके बाद में फिर जब मैं कुछ फंसेगा क्वेश्चन तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा वापस से। मेरे पास में ये पावर है, शक्तिमान के रिश्तेदार हैं तो थोड़ा सा पावर है छोटा बड़ा हो जाने की। चलिए इसमें क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। कुछ बच्चे तो मुझे को खोज रहे होंगे, गुरुजी गए कहाँ, किस कोने में छिप गए हैं। इसमें आप लोगों ने आंसर किया है, देखिए इसमें भी ए आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बट सी की ज़्यादा चूज कर रहे हैं, जो कि सही जवाब है। टेम्पो रे, देखिए टेम्पो बजाइए पहले तो, कभी गलत नहीं होगा। टेम्पो, टेम्पो है ना, वही वाला टेम्पो जिसमें आप सवारी करते हैं, टेम्पो। और बाद में रेरी, तो टेम्पररी का मतलब होता है क्षणिक, जो चीज़ कुछ समय के लिए होती है। जैसे हम बोलते हैं फुगेशियस, है ना, फुगेशियस बोलते हैं, फ्लीटिंग बोलते हैं। वोकैब में मैंने बच्चों को अंधाधुंध वोकैब सिखाई है, सब बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, एक नहीं 10-10 शब्द लिख सकते हैं, मुझे पता है ना। चलिए फिलहाल इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए नहीं बस इतना बहुत है, ज़्यादा बड़े नहीं होना है क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको बड़े मिलेंगे ना। इसमें क्या होगा, इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। हाँ, आपका मोटिवेशन, आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन मुझे बाकी सेट लाने में भी एनर्जेटिक रखेगा। चलिए देखिए इसमें 4 का आंसर क्या होगा, बच्चे इसमें आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, इसमें अलग अलग बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली में जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी वाला होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन वाले एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। COLLAPSE, ठीक है, PES नहीं होता है बेटा, PSE होता है। कोलैप्स मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ढह जाना या पतन हो जाना कहा जाता है ना। कभी कभी बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाती है, ढह जाती हैं, सो उसको कहा जाता है कोलैप्स। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ, चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कितने भी गलत हो जाए चीटिंग मत कीजिएगा, याद रखिए। अभी 15 सितंबर से मैं खुद 51 मॉक टेस्ट का फिर से प्रैक्टिस बैच लेने वाला हूँ, पेड रहेगा हालांकि, क्योंकि इसमें 51 रहेंगे तो इसमें चाहिए हमको डिसिप्लिन, ठीक है। लेकिन अभी 10 आपके लिए, सबके लिए, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा आप जानते हैं किसमें आएगा, सी वाला आप लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें आएगा RETENTIVE। रिटेंटिव का मतलब होता है कि बहुत जल्दी कोई चीज़ याद करने में जो व्यक्ति कैपेबल होता है उसको रिटेंटिव कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, बहुत जल्दी याद आ जाती हैं, कुछ ऐसी यादें, उनको कहा जाता है रिटेंटिव। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। चलिए बच्चे, हाँ झूम के लाइक करो चलिए झूम के लाइक कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। ही लिफ्टेड हिज हैंड्स अबव हिज हेड। इसमें अबव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताइएगा। चलिए बता दीजिए इसमें क्या होगा। ठीक है, हाँ इसमें सिंपल सा है कि यहाँ पर देखिए हैंड कहाँ है, ही लिफ्टेड हिज हैंड, हैंड उसके कहाँ है, उसके हेड के ऊपर है। यानी हैंड और हेड के बीच में एक रिलेशन है। और आपको ये बात पता होगी कि प्रेपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, रिलेटिंग वर्ड भी कहा जाता है। जैसे कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं ना, सेम एज इट इज
प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कहा जाता है, एडवर्ब को इंटेंसिफायर कहा जाता है, नाउन को नेमिंग वर्ड कहा जाता है, प्रोनाउन को रिप्लेसिंग वर्ड कहा जाता है, सबके अपने अपने नाम है। सो अब क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। वी लाइक हिज अटेंशन टू डिटेल एंड हिज एंथुजियाज्म, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा बताइए। चलिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए, मुझे यकीन था कि इस सवाल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि होता है क्या ना, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वी लाइक हिज अटेंशन, यानी कि अटेंशन आपका नाउन हो गया, ये आपका जो देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, एंड है, ये है कि नहीं, ये एंड, और एंड की खास बात होता है, एंड बहुत लॉयल होता है। एंड के अगर इस साइड में नाउन है तो इस साइड में नाउन है। प्रोनाउन और नाउन में तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी, क्योंकि होता है ना कि यू आप मतलब जैसे राम है ना, और एंड ऐसे करके हम लिख देते हैं, है ना, या यू एंड राम लिख देते हैं, 2 3 1 अगर बनाते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये वर्ब नहीं हो सकता, वर्ब और नाउन का जोड़ा नहीं बन सकता। सो यहाँ पर ये जो डिटेल है ये नाउन है, अटेंशन मतलब उसका अटेंशन कहाँ पर है, डिटेल में है, और उसका हिज एंथुजियाज्म और उसके एंथुजियाज्म में है। क्योंकि अगर ये वर्ब होता है बेटा तो फिर ये ऑब्जेक्ट लेकर के आता, डिटेल अगर वर्ब होता तो ऑब्जेक्ट लेकर के आता, तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ये तो कंजंक्शन लगा हुआ है। सो डिटेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा, इसको याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, 1 नंबर क्वेश्चन से ये कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में रखे हैं, जान लीजिए बस। अगर आप कहते ना, अगर आप मन में ऐसा ही विचार करें और वैसे ही मेहनत से काम करें, एग्जाम में वही होता है जो फिर आप चाहते हैं, ये बात जान लीजिए। अगर आपकी प्रबल इच्छा है तो ये आपका नाउन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गए हैं, क्योंकि अगर आप इसको वर्ब मानेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट लेगा ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है ही नहीं, कंजंक्शन दिया हुआ है आगे, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। आफ्टर डॉन टोल्ड मी दिस, ओ माई गॉड ही इज डॉन, डॉन। चलिए कोई बात नहीं, ही स्पोक ऑफ हिज मदर, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन रहता है तो पहले डिटेल पढ़िए, है ना, खूब अच्छे से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। चलिए, डॉन टोल्ड मी दिस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो आफ्टर है ना, ये एक्चुअली में क्या है, कुछ लोग एडवर्ब लगा रहे हैं, कुछ लोग कंजंक्शन लगा रहे हैं, बट इसमें राइट क्या होगा, इसमें कंजंक्शन हो जाएगा। एक्चुअली में एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर लिखा है आफ्टर डॉन टोल्ड मी ही स्पोक ऑफ हिज मदर, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका ये एक क्लॉज है, और इस क्लॉज को हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ शब्द जो होता है, वो जो क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट होता है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। सो राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज Ramesh said, I want to eat a good mango one of these days. इसका आपको नरेशन बनाना है, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। है ना, मैंने शाम के लिए इसीलिए बैच किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें, लाइव लाभ ले सकें, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि 10 दिन चलना है, बहुत दिन नहीं चलना है ना। तो सारे काम धंधे छोड़ करके फोकस होकर के 10 पेपर लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या स्टैंडर्ड होने वाला एग्ज़ाम में, है ना। और ये तो बहुत ज़रूरी है आंकना, है ना। जो लोग युद्ध से पहले अपनी स्थिति को आंक लेते हैं ना, वो युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सुल्तान मूवी अगर देखी होगी तो उसमें ये बात समझाई जाती है। अब देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। रमेश सेड दैट ही वांटेड टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दोज डेज, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आपने दीज को दीज, डी इसलिए नहीं होगा, जो बच्चे डी लगा रहे हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दीज है, यहाँ पर भी दीज है, तो दीज का दोज हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है ना। तो ये तो आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा भैया, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। सुल्तान मूवी याद है ना, सलमान खान हार जाता है, फिर कहता है कि मैंने इसलिए हारा ताकि मैं अपनी शक्ति को भांप सकूं। हार क्या जाता है, वो युद्ध में उतरता है और युद्ध में हार जाता है, तो शक्ति को नापता है और फिर मेहनत करता है और टॉप लेवल पे आता है, इंटरनेशनल पहलवान बनता है। तो क्या आप टॉप लिस्ट में नहीं आ सकते हैं? क्या आप टॉप 10 में नहीं आ सकते? मुझे यकीन है कि आप आ सकते हैं, आप में वो क्षमता है, वो कैपेसिटी हमने देखी है। ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली दैट नाइट, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर टू दिल्ली नहीं करेंगे आप, यहाँ पर भी टू दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ नहीं, फॉर दिल्ली, लीव फॉर दिल्ली होगा। और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं कि इंटेंशन लगा दिया, वर्ब को यहाँ चेंज कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंसर द क्वेश्चन नंबर 11, दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM। चलिए बताइए। नहीं, सेल्फ चैट का ऑप्शन देखिए, देखिए सेल्फ ऐप में जब जो बच्चे क्लास लेते हैं उनको सेल्फ चैट का ऑप्शन मिलता है, वो कभी नकल नहीं कर सकते, इसीलिए ऐप में पढ़ाने का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग ऐप में, अभी 15 सितंबर से मेरा नया बैच आएगा प्रैक्टिस का, सेल्फ चैट रहता है, उसमें कोई चीटिंग नहीं होती, ईमानदारी से बच्चे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप 15 सितंबर को ज्वाइन करिएगा। दिस मशीन मस्ट नॉट बी, अब देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है आंसर इसका, वो जाएगा यू मस्ट नॉट यूज द मशीन आफ्टर 5:30 PM। सो उसमें डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग भी डी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। ए नहीं होगा बेटा, आप मस्ट को कॉन्ट में क्यों चूज कर रहे हैं, आप सीधा मस्ट लगाइए ना जब दिया हुआ है तो, है ना। और एक्टिव बनाना है तो देखिए मस्ट बी लिखा हुआ है, तो इसका एक्टिव मस्ट ही तो बनेगा ना, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। स्कोर अपना काउंट करते रहिएगा, मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना स्कोर रहा। टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, मेक इट एक्टिव, इसको भी एक्टिव वाइज बनाइए, ये पैसिव में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये तो कहिए मैंने ऐसा सिस्टम कर दिया, सीख गया हूं मैं, जिससे कि आप देखिए तुरंत फास्ट कमेंट कर पा रहे हैं, तुरंत सवाल आता है, तुरंत कोई डिले नहीं रहता ज़्यादा, है ना। टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इसमें क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन आएगा वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, तो सो राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, है ना। अब बच्चे इसमें शैल लगाएंगे, शैल नहीं लगाइए बेटा, क्योंकि आप समझिए यहाँ पर जो शुड है ना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि एक तरह का ये मतलब सम्मान के इसमें शुड ना चाहिए, यानी रिस्पेक्ट के सेंस में यहाँ पर यूज हो रहा है, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, है ना। एक एडवाइस के सेंस में आप कह सकते हैं, सजेशन के सेंस में कह सकते हैं। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे यहाँ पर, शैल भी नहीं होगा, शुड ही होगा। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आवाज कम आ रही है, नहीं आवाज तो बेटा सही आ रही, मैं तो चेक करके ही बैठा हूँ, आवाज में हमारी साइड से कोई कमी नहीं है। He does not seem to be aware of his merit, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या, सभी लोग बताइएगा। चलिए, नीलम सिंह कह रही है मैं आंसर टाइप नहीं कर रहा हूँ, बहुत भीड़ है यहाँ पे। चलिए, नीलम जी कह रही हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, मैं आंसर नहीं टाइप कर पा रही हूँ। भीड़ इसलिए क्योंकि सब पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे हमारे यहाँ पर। He does not seem to be aware of his merit, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर seems नहीं होगा,
रीज़न ये है बेटा क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर सीम लिखा हुआ है, यहाँ सीम्स हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सवाल गलत हो गया है। कोई बात नहीं, चलिए इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी सीम्स एस मिस हो गया बाय मिस्टेक मुझसे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आप सभी को एक बोनस मार्क्स देता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको एक ऑप्शन मतलब इसमें बोनस मार्क्स देता हूँ। रीज़न ये है कि बहुत से बच्चों ने यहाँ देख कर के आंसर किया, बहुत से बच्चों ने यहाँ देख कर आंसर किया। सो जस्ट यू गॉट वन आंसर, मतलब वन बोनस, ठीक है। मेरी साइड से पहला दिन है और पहला बोनस आपको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दे वर चार्ज्ड ऑफ हैविंग शेल्टर्ड एनार्किस्ट, है ना। इसी को इस तरह से फॉर्मेट में लिखा गया है, इसका आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा इसका, बताइए। हाँ मैरिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिट्स का मतलब होता है अच्छी आदतें, ठीक है। कभी कभी मैरिट्स का मतलब क्या होता है ना, अच्छी आदतें भी होता है। चलिए उधर आपने पढ़ा भी मैरिट्स एंड डी मैरिट्स, मैंने कई बार कराया इस तरह का। दे वर चार्ज ऑफ हैविंग शेल्टर्ड एनार्किस्ट, यहाँ पर चार्ज के साथ में क्या होगा आप देखिएगा कि यहाँ पर चार्ज के साथ में ऑफ नहीं बल्कि विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा यहाँ पर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चार्ज विथ हैविंग शेल्टर्ड यानी आरोप लगाना। चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? आरोप लगाना होता है। मोबाइल चार्ज करना नहीं होता है, समझ लीजिएगा है ना। हाँ, जो कहते हैं गुरुजी मोबाइल चार्ज करना होता है क्या, चार्ज का मतलब। मज़ेदार बच्चे भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डली एनी अदर मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, इसमें क्या होगा बताइए। लाइव हाँ 261 है, अभी कुछ कम हो रहे हैं, कुछ घट रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है ये देख करके। चलिए पूजा झा, थैंक यू सो मच। आंसर द क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि हार्डली एनी अदर मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, तो एज ब्यूटीफुल एज होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एज का इस्तेमाल करना चाहिए। हार्डली हो गया, है ना। और यहाँ पर हार्डली, देखिए आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पर डबल एक्शन नहीं हो रहे हैं। एक पॉइंट समझिएगा बेटा, क्योंकि आप ना एक सवाल रट्टा हुआ है आपके दिमाग में कि हार्डली जो होता है वो इन्वर्जन लेकर आता है। ये सवाल को आपने रट्टा मारा हुआ है जबरदस्त तरीके से, लेकिन आपको ये समझना होगा इसमें डबल एक्शन नहीं हो रहे हैं। हार्डली वाले सवाल में जब दो क्लॉज होते हैं, एक हार्डली से शुरू होता है, जैसे मैंने कहा हार्डली और मैंने कहा हैड ही, है ना, नॉक्ड एट द डोर, ठीक है, नॉक्ड एट द डोर मान लीजिए मैंने लिखा, और फिर मैं लिखा द स्टूडेंट्स, है ना, द स्टूडेंट्स रैन अवे, द स्टूडेंट्स रैन अवे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए गौर से, अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे, देन लगा दीजिए कोई बात नहीं, और सॉरी वेन लगा दीजिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ इन्वर्जन हुआ क्योंकि यहाँ दो एक्शन, एक एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हार्डली जो है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है और कह रहा है मुश्किल से कोई भी अदर मोन्यूमेंट जो है वो ताजमहल के जितना खूबसूरत है। सो यहाँ पर एज और एज की मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा बताइएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 16, शी वॉज नोटिसिएबली अपसेट बाय हाउ इंडिजेंट ही रिस्पॉन्डेड टू हर फाइनल क्वेश्चन, इसका क्या होगा आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन आएगा उसमें समझिएगा कि शी वॉज नोटिसिएबली अपसेट बाय हाउ इंडिजेंट, है ना। तो हाउ इंडिजेंटली होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब होगा। इंडिजेंटली, इंडिजेंटली का मतलब होता है
है ना। क्रोध पूर्वक क्या होता है बेटा, क्रोध पूर्वक, यानी कि गुस्से से आप कह सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर मिस्टेक आएगी क्योंकि ये रिस्पॉन्डेड लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ब है, तो इस वर्ब में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, ही सीम्ड नन टू हैप्पी एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग द फैमिली। इसमें क्या होगा बताइए। बच्चे तो ऐसे फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी 300 के ऊपर निकल जाएंगे, है ना, एग्जाम आएगा तो 500 के ऊपर भी निकल जाएंगे, क्योंकि फिर जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी। अभी भी बच्चा सोच रहा है अरे एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, अरे 10 डेज के अंदर आपके कैलेंडर बन करके उसके शासन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, रेडी रहिए। नहीं बाद में वही होगा कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क है ना, कि भैया अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए आप देखिए इसमें अगर आप गौर करेंगे लिखा हुआ ही सीम्ड नन टू हैप्पी। नन टू का मतलब होता है नॉट टू वेरी हैप्पी, ठीक है, नॉट मतलब सॉरी नॉट वेरी हैप्पी आप कह सकते हैं, नॉट वेरी, ठीक है, एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग द फैमिली। तो इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं है, नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये होता है भैया नन टू होता है, पढ़ाया गया है, ठीक है, सबको पढ़ाया गया है, नन टू पढ़ाया गया। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, यानी कि वह दुखी मतलब बहुत खुश नहीं दिखा एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग द फैमिली, ठीक है। तो इसमें कोई गलती है ही नहीं है, डी ऑप्शन से एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कोर्स कितने का है, देखिए अभी जो 15 तारीख से बैच शुरू होगा बेटा, वो 15 को अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। मेरी फीस ज़्यादा नहीं रहती, बहुत जेन्युइन फीस में आपको एकदम उम्दा कंटेंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 15 सितंबर को मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। बात समझ में आ गया। चलिए इसमें आएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हाँ कपड़े सिलवा लो, जिनकी शादी होनी हो वो शेरवानी सिलवा लो द टीचर सॉ द गेम एंड पनिश्ड हिम, इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है। हाँ नन टू मीन्स होता है नॉट वेरी हैप्पी, मतलब नॉट वेरी आप कह सकते हैं। चलिए अपूर्वा मिश्रा जी थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई की बातें करिए, कोर्स की बातें हम लोग करेंगे आखिरी में ठीक है। बस मैंने तारीख बता दी कि 15 सितंबर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तारीख होने वाली है, जो लोग वेट कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच का। आप देखिए द टीचर सॉ द गेम एंड पनिश्ड हिम, इसमें क्या होगा बेटा बताइए ज़रा। इसमें आएगा थ्रू आएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपको मैंने पढ़ाया कि सी थ्रू का मतलब क्या होता है। सी थ्रू एक फ्रेजल वर्ब होता है और इसका मतलब होता है कि वो चीज़ देख लेना जो चीज़ छिपी हुई है। भाई अगर टीचर ने गेम को देखा और बच्चों को पनिश किया, इसका मतलब है कि गेम में जो बच्चे चोरी कर रहे थे या बेईमानी कर रहे थे उसको टीचर ने पकड़ लिया, जी भर कूटा, है ना, एकदम लाल कर दिए। तो ये हो गया थ्रू, ठीक है, सी थ्रू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी इंटू नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है फ्रेजल वर्ब की क्लास में भी, ठीक है। टाइमिंग यही रखूंगा बेटा, टाइमिंग फिक्स है आपकी, जो नया प्रैक्टिस बैच आएगा उसकी टाइमिंग आपकी 5:30 रहेगी, ठीक है, पहले से ही बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। हिज इज द एक्सपेंसिव ऑफ द 2 कार्स, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए बता दीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा उसमें क्या होगा, है ना, बताइए। हाँ इसमें अलग अलग आंसर आप लोग दे रहे हैं देखिए बेटा इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए आप लिस्ट चुन रहे हैं, बहुत से बच्चे लिस्ट क्यों लगा रहे हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है बेटा, सुपरलेटिव होता है ना। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, और लास्ट का मतलब होता है सबसे आखिर, सबसे आखिरी। यहां बात हो रही 2 कारों की बात हो रही है ना, तो लेस आना चाहिए, ठीक है। लेसन जो होता है ये तो वर्ब का काम करता है, किसका काम करता है, वर्ब का। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि एडजेक्टिव में आप ईएन लगाते हैं, ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं जिनमें आप अगर ईएन लगा दें तो वो वर्ब का काम करते हैं। जैसे कि लेस में आपने ईएन लगा दिया तो ये वर्ब का काम करेगा, लेसन हो गया। जैसे एक और बता दूं मैं आपको, वीक में एन लगा दिया
तो वीकेन हो गया, यानी किसी को कमज़ोर करना। हार्ड के साथ में आपने ईएन लगा दिया तो बन गया हार्डन, और हार्डन का मतलब भी होता है मजबूत बनाना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं जिनमें अगर आप ईएन लगा दें तो वो आपका काम करता है वर्ब का, ये भी याद रखिएगा, इसमें भी सवाल बन जाते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचिए जो आप लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पर वो लॉजिक का काम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा। ठीक है, हिज सही है बेटा, हिज सही है, क्योंकि आप समझिए ना, यहाँ पर हिज का मतलब जानते हैं क्या है? यहाँ का हिज का मतलब है हिज कार। ये तो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा था ना कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है यदि जो नाउन है वो आगे अगर मेंशन किया गया हो। तो जब हमें पता है कि कार की बात हो रही है तो यहाँ पर हिज का मतलब हुआ हिज कार, तो यहाँ पर नाउन मेंशन है, सो यहाँ पर लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, तो आप लोग ना उसको फॉलो कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप मिस ना करें, और सिलेक्शन टारगेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा। आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा ना तो आपको बहुत कुछ, क्योंकि पीडीएफ जो मिलेगी वो ऐप में मिलेगी, क्या रखिएगा। डू यू थिंक एनी मैन हैज़ अ राइट टू हिज नेबर्स हाउस, इसमें क्या होगा बताइए। तो एवरीबडी नोज दिस फ्रेजल वर्ब दैट टू ब्रेक इनटू मींस फोर्सफुली एंटर करना। ठीक है, टू एंटर फोर्सफुली इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। सो राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू होगा। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गया है ना, कि क्या किसी को भी अधिकार है कि पड़ोसी के घर में जबरदस्ती घुस जाए? सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो रात में भी पड़ोसी घर में घुसे जा रहे हैं, दिन में भी घुसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो वही लिखा हुआ है ब्रेक इनटू। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, दे फॉर हर सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए सर, देर से आंसर बताया कीजिए। बेटा देर से ही तो बताता हूँ, इतने सारे बच्चों में हमें अंदाज़ा नहीं मिल रहा है कि कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो मैं एक टाइम लिमिट लेके चलूँगा, एक तो सेशन चलेगा 2 घंटा, इतना टाइम नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए, तुरंत, क्विक, है ना। और आप ये भी देखिए कि कहीं आप पीछे तो नहीं चल रहे हैं, है ना। दे फॉर हर सिंस मॉर्निंग, तो इसमें देखिए यहाँ पर जब भी सिंस और फॉर आता है टाइम की बात होती है, तो याद रखिएगा हम परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वेट करना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, सो हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन वेटिंग। सो राइट ऑप्शन इज डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना। पता है इस प्रैक्टिस सेशन से एक चीज़ और मुझे कंफर्म हो जाएगी कि जोश कितने बच्चों में रहता है, ये भी मैंने आजमाना है ना। शुरू में तो बच्चे जोश दिखाएंगे कि लोग 500 लाइव भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है पहले प्रैक्टिस सेशन में। जो 10वें मॉक टेस्ट तक बना रहा ना, उसकी भविष्यवाणी मैं कर दूंगा कि उसका क्या होने वाला है। एज सुन एज अवर प्लान इज अप्रूव्ड आई शैल फेवर अडॉप्शन, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए बताइए। है ना, क्योंकि आप देखिएगा यही होता है, फॉर्म तो 13 लाख भरेंगे, 13 लाख कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसमें से पढ़ने वाले 1 लाख बच्चे होंगे, बहुत पढ़ने वाले 50,000 बच्चे हों, 50-25 बस इतने ही बच्चे हैं, बाकी सब भीड़ है। बाकी सब भीड़ है, जान लीजिएगा। देखिए इसमें आएगा आपका इट्स आएगा बेटा। ठीक है, इट्स। ठीक है, एज सुन एज अवर प्लान इज अप्रूव्ड आई शैल फेवर, प्लान के लिए ही यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, क्योंकि प्लान को ही तो आप अडॉप्ट करेंगे ना बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, जितने भी मेरे प्रीवियस बैचेस के बच्चे थे जिनका बैच ओवर हो गया है, जिनसे भी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री दूंगा, ये सब वही है। बाद में मत आके कहिएगा कि अरे आपने तो 10 मॉक टेस्ट कहा था एग्जाम से पहले देंगे और अब आप कहाँ दे नहीं रहे। तो ये वही 10 मॉक टेस्ट हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ। अब वो एक बात अलग, एक बच्चे गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं किसी दुनिया में, तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये आप लोगों का प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप हमसे कट गए, धारा से हट गए, तो आपका लॉस होगा, आपकी गारंटी पे। ठीक है, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अब देखिए ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा कि बोथ आएगा, टू आएगा, ऑल्सो आएगा, बिसाइड्स आएगा। देखिए पहली बात तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो ये है कि बोथ जो होता है ना वो या तो वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है या तो फिर वो आपका प्रोनाउन का काम करता है। तो यहाँ लास्ट में लगाने का कोई औचित्य नहीं है। वो एक बात अलग है कि आप एंड से बोथ को जोड़ रहे होंगे। आपको पता है कि आखिरी में यहाँ पर वो कह रहा है कि ही प्लेज, यानी वो क्रिकेट खेलता है और टेनिस भी खेलता है। तो भी का सेंस देने के लिए आपको पता है कि हम ऑल्सो या टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आखिर में यूज़ करना है तो हम टू का ही इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया है कि आखिर में टू का ही इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी ऑल्सो का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ये जो बोथ अगर लगना होता है बेटा, अगर बोथ लगना होता ना तो यहाँ पर बोथ लगता। अगर यहाँ ऑप्शन दिया होता तो आप यहाँ पर बोथ फिल कर देते कि ही प्लेज बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तब तो सही था। बट आखिरी में लगना है तो यहाँ पर टू ही आएगा। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। मतलब आप देख ही सकते हैं कि आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, बाकी सारी छोड़ दीजिए। इजी भी हैं बट लॉजिकल है ना। क्वेश्चन नंबर 24, द एक्ट्रेस सेड दैट इट समटाइम्स टुक हर 2 hours टू मेक टू हर मेकअप। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए समझ में आ गई, अब समझ में आ गया ना। हाँ बेटा पब्लिक चैट है सर, सब देख कर रहे हैं। देखिए कोई अगर देख के कर रहा है एक दूसरे का आंसर, वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा, इसमें हमारा क्या है। इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। आप चीटिंग करिए बिना चीटिंग करिए, इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, द एक्ट्रेस सेड दैट इट समटाइम्स टुक हर 2 hours टू मे। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें आएगा पुट ऑन आएगा बेटा, पुट ऑन आएगा, पुट अप नहीं आएगा, पुट ऑन आएगा। पुट ऑन का मतलब होता है अप्लाई करना, है ना, क्रीम पाउडर अप्लाई करना, एकदम मस्त बढ़िया, है ना, चल रहा है एकदम। पुट ऑन होता है, याद रखिएगा। हमें शूज़ भी पहनने, उसके लिए भी पुट ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पोस्टपोन करना, ठीक है, पोस्टपोन करना, याद रखिए। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं देखिए मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का आंसर ना देखे, है ना। ऐप में यही तो फ़ायदा होता है कि ऐप में किसी को किसी का आंसर दिखता ही नहीं है। सब बच्चे ईमानदारी से पेपर लगा रहे होते हैं, एक तरह से आप ये मान के चलिए। इसी बात का तो मज़ा है भाई, जब कुछ खर्च होता है ना तो बच्चा, है ना, आप जानते हैं कितनी मेहनत करता है। ही अराइव आफ्टर आई फिनिश माई लास्ट लेटर टू यू। इसमें क्या होगा बताइएगा, है ना। अरे हमको सबका पता है बेटा अब देखिए इसमें आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं, डी डी डी, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, डी वाले यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, डी वाले तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कारण है ना, 2 एक्शन देखिए, एक एक्शन आपका है अराइव और एक है फिनिश। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना होगा ना कि आफ्टर पहले खत्म किया होगा, ये काम पहले हुआ तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और ये बनेगा आपका सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखिए एक्शन फर्स्ट एक्शन टू, है ना। अगर आपको लग रहा है कि दोनों एक्शंस के बीच में प्रॉपर गैप है तो, क्योंकि कभी कभी कुछ कंडीशंस में गैप ही नहीं होता है। Only an honest teacher can change the destiny of his students, make it negative। नेगेटिव बनाइए, कैसे बनाएंगे, है ना। याद रखिएगा, एक ईमानदार टीचर ही बच्चे के भविष्य को बदल सकता है। जब आप टीचर बनिएगा ना, इतनी ईमानदारी से पढ़ाइएगा कि आपको आपका पढ़ाया हुआ बच्चा हर जगह मिल जाए। कोई IAS हो, कोई PCS हो, कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, सब बड़ी बड़ी पोस्ट में कहीं पर हो। इतनी मेहनत से पढ़ाइएगा, है ना। भाग्य निर्माता हैं आप लोग। चलिए इसमें क्या होगा, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा सिखाया है कि अगर ओनली आ जाए तो ओनली को हटाइए, है ना, एकदम साइड कर दीजिए निरमा पाउडर लगा के, और इस जगह पे यूज़ कीजिए नन बट। क्या यूज़ कीजिए, नन बट यूज़ कीजिए। तो नन बट कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन पूरा तब भी पढ़ना है। नन बट हो गया, एन ऑनेस्ट टीचर कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ स्टूडेंट, यानी फिर आपको कुछ भी बदलना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए नन लग गया ना, तो हो गया नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर देखिए नन भी लगाएंगे और नॉट भी लगाएंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़, और गड़बड़ हमको करना नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ठीक है, नन ऑफ नहीं होगा, याद रखिएगा, नन ऑफ गलत फॉर्मेट है यहाँ पर। नन ऑफ का मतलब हो गया कि फिर नन के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी चाहिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर मेरे पढ़ाए हुए लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज करेक्ट, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। चलिए है ना, सब लोग बराबर पे चलिएगा, देखिए है ना बराबर पे। कुछ बच्चे पीछे हो जाते हैं, जैसे देर में आते हैं तो पीछे हो जाते हैं, तो चेक कर लिया कीजिए कि आपकी स्क्रीन में लाइव दिख रहा होगा रेड कलर का, उस पर 2-3 बार टच कर दीजिएगा, आप हमारे बराबर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, पता नहीं सोनम आपकी क्या प्रॉब्लम, भाई नेटवर्क नहीं रहते होंगे आपके साइड पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा करेक्ट है, इसमें आएगा आपका डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली में ये जीरो कंडीशन है, ठीक है, जीरो कंडीशन है। जीरो कंडीशन में क्या होता है कि चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, यानी कि बेस्ड ऑन फैक्ट होती हैं। और ये बात सच है, इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर आप वाटर को फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। आइस बन जाता है तो आइस कितनी सॉलिड होती है ना। तो इसमें जीरो कंडीशन है क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें दोनों जो टेंस होते हैं वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, पंक्चुएशन है, ध्यान से करिएगा। एलॉस, व्हाट अ फूल आई एम, ही हैज आफ्टर ऑल चीटेड मी, विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसका क्या होगा बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन आ रहा है बच्चे, सी आंसर पे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, कुछ डी भी कर रहे हैं, बट इसमें सी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है। डी कैसे हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें ही का फुल स्टॉप के बाद में जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है कि नहीं होता, तो यहाँ कैपिटल है ही नहीं है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, और पंक्चुएशन करते समय नज़रें आपकी चील वाली होनी चाहिए बाज वाली, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एलॉस लिखा हुआ है, एलॉस व्हाट अ फूल आई एम। अब यहाँ कॉमा लगा हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ पर ही कैपिटल कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ तो लग सकता है, खैर कोई बात नहीं। एलॉस व्हाट अ फूल आई एम, है ना, ही हैज आफ्टर ऑल चीटेड मी, तो यहाँ पर लास्ट में लगा दिया, जबकि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो एलॉस के बाद में लगता है। ठीक है, एलॉस के बाद, सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एच कैपिटल नहीं होना चाहिए, कॉमा के बाद में कोई लेटर कैपिटल नहीं होता, सिर्फ आई हो सकता है या कोई भी प्रॉपर नाउन होता है वो हो सकता है, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, फॉरेन वर्ड अल्टर ईगो मीन्स क्या होगा बताइए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक आपको पढ़ाऊं, एक आपको फॉरेन वर्ड भी पढ़ाता चलूं, क्योंकि लास्ट टाइम तो नहीं आए थे बट इसके पहले पूछे गए थे, सो उसकी भी आपकी तैयारी होती रहेगी। फॉरेन वर्ड अल्टर ईगो मीन्स क्या होता है बताइएगा, है ना। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है बेटा, अल्टर ईगो के बाद होता है अ बोसम फ्रेंड, यानी अ फास्ट फ्रेंड, एक बहुत जिगरी दोस्त, है ना, जो आपके लिए गाली भी खा ले, मार भी खा ले, है ना, कर्जे में भी चला जाए। ये सब दोस्ती की परिभाषा नहीं है, दोस्त वो है जो आपको सुधारे। ठीक है, याद रखिएगा, साथ बैठ के दारू पीने वाले दोस्त नहीं होते, जो आपकी गलती में सुधारे वो दोस्त होते हैं। टीवी को दे देख के आधी ज़्यादा पब्लिक बर्बाद हो रही है। अब बूजम फ्रेंड, अल्टर ईगो, याद रखिएगा, है ना, हाँ, लंगुटिया यार। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज करेक्ट सिक्वेंस, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, हाँ, रोज होगी जय श्री। ठीक है, क्लास ऐसी रोज होगी 5:30 बजे। ठीक है, चलिए, विच वन इज करेक्ट सिक्वेंस, इसमें क्या होगा। ओके, इसमें ध्यान से देख के आंसर कीजिए। देखिए इसमें
मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू किया जाता है। जैसे आप ऑप्शंस को पढ़िए, यहाँ पर पहले ऑप्शन में शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहाँ पे आपको संभावना लगे कि कहाँ पर सब्जेक्ट हो सकता है, पहले आप वो ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर समझते हैं, पहले ऑप्शन यहाँ से चेक कर लेते हैं। क्यू यानी कि डिस्पाइट द पिल्स, ठीक है। फिर आर आता है, पिल्स के लिए विच आया हुआ है, तो यानी ये कॉम्बिनेशन बन गया, देखिए। ठीक है, तो यानी क्यू आर हो गया। अब क्यू आर वाला कोई है, कोई है, कोई है, नहीं है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा ए। ऐसे किया जाता है। कभी कभी इसमें बेटा पूरे आपको पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ती है। यदि आप बुद्धिमान है, अभ्यास करना जानते हैं, तरीका इतना है कि शुरू के 2 मिल गए अगर, और बाकी 2 कहीं नहीं मैच कर रहे हैं तो उड़ा दीजिए, या अगर आखिरी के भी 2 मैच कर रहे हैं तो फिर उसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार। ये सब टेक्निक यूज करना होता है। सो फिलहाल राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। पूरा पढ़ने की नीड ही नहीं है। ठीक है, समय बचाना होता है क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में समय भी बचाना होता है। चलिए बढ़िया है, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हमारे साथ, अब वो जल्दी गलती नहीं करेंगे, इतना तो मुझे पता चल गया है ना। एग्जाम को फतेह करना है बेटा। और धैर्य बनाए रखिए, कॉम्प्रिहेंशन भी है, क्लोज टेस्ट भी है ना। छोड़ के भाग जाओगे बाद में बहुत पछताओगे। हाँ, गाना सुना है ना, मुझे तुम छोड़कर जो चले जाओगे बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, जान लीजिएगा। वैसलेट का मतलब होता है दोलन करना। क्या होता है? दोलन करना। जैसे पेंडुलम डोलता है ना, ऐसे घड़ी का टन 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 टन, वही वाला है ना। वैसिलेट, ओसिलेट मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को। तो इसका हो जाएगा वेवर। वेवर का मतलब भी होता है डगमगाना होता है। क्या होता है? डगमगाना होता है बेटा। क्वेर नहीं होता है। क्वेर का मतलब तो विचित्र होता है। आपने पढ़ा भी होगा क्वेर फिश, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्वेर फिश पढ़ा आपने। क्वेर फिश का मतलब होता है, आप कह सकते हैं क्वेर फिश मतलब विचित्र मछली वाला, मतलब विचित्र व्यक्ति। तो ये तो क्वेर विचित्र का है, यानी कि बिजार कह सकते हैं आप। ठीक है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। ठीक है। वेवर मतलब डगमगाना यानी कि दोलन करना। और नेवर का मतलब तो आप जानते हैं कभी नहीं, एडवर्ब होता है ये, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम तो भाई सीधा बोलते हैं, है ना। मुझे तुम छोड़कर जो चले जाओगे बहुत पछताओगे। सिनोनिम ऑफ कर्जरी इसका क्या होगा बता दीजिए, है ना। एक बार स्माइल हो जाए, सब लोग जोर से हंस दीजिए, मजा आ जाए। कितने घंटे की क्लास है? घंटे नहीं गिने जाते हैं पागल, 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं बस, ये समझिए। कितने भी घंटे लग जाएं, कितने भी मिनट लग जाएं, टेंशन नहीं, पढ़ना है केवल है ना। चलिए ओके हिना, थैंक यू। सिनोनिम ऑफ कर्जरी, ये कौन सी हंसी है? लाल वाली तो बड़ी खतरनाक है। सिनोनिम ऑफ कर्जरी, कर्जरी का मतलब होता है बेटा जो काम जल्दीबाजी में किया गया होता है उसको बोलते हैं कर्जरी। क्या बोलते हैं? कर्जरी बोलते हैं। यानी कि क्विक कह सकते हैं, क्विक। इसको याद करने की टेक्निक देता हूं आपको। कर्जर नहीं होता, जैसे ये कर्जर, ये देखिए, ये लबर लबर करता रहता है पूरी स्क्रीन में, ये देखिए, जल्दी 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 जल्दी, है ना। तो ये क्या कर्जर है ना, तो इसी से बन गया कर्जरी, यानी जो जल्दीबाजी में किया गया होता है। सो राइट ऑप्शन आता है ए, ऑप्शन इज करेक्ट। क्विक माने भी होता है जल्दीबाजी, लिटिल माने थोड़ा सा यानी ना के बराबर कह सकते हैं, ईगर माने होता है उत्सुक, और टेंडर का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना। टेंडर, जो टेंडर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समझ लीजिए। नगर पालिका वाले टेंडर देते हैं ना, हाँ, हमारे इतने झाड़ू मारो। क्वेश्चन नंबर 33 इसका क्या होगा बताइएगा। एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंसिबली इसका क्या हो जाता है बताइए, चलिए। ठीक है, ऐड आ रहे हैं तो देखिए और स्किप करके आगे बढ़ जाइए। उसका रोना, उसके बारे में टेंशन न लीजिए। अब यूट्यूब वाले होशियार हो गए हैं। कैसे होशियार हो गए हैं? उन्होंने भी तो प्रो अपना प्रीमियम लॉन्च किया हुआ है ना, कि प्रीमियम पैक लीजिए, एक भी ऐड नहीं आएगा। तो प्रीमियम पैक तो कोई लेगा नहीं, तो ऐड देखिए फिर आराम से टेंशन फ्री होके। 5 सेकेंड का रहता है, परेशान हो जाते हैं 5 सेकेंड में, है ना। देखिए ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है रियली, वास्तव में। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जो चीज सत्य प्रतीत होता है। ठीक है, पॉइंट समझिएगा, जो चीज सत्य प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। समझ में? ऑस्टेंसिबली मतलब जो सत्य प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, रियली आएगा, याद रखिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, बात समझ में आ गया। बी ऑप्शन इज एब्सोल्यूट। एलेबोरेटली का मतलब होता है विस्तार से, वेगली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और सेंसिबली का मतलब होता है समझदारी से। क्या होता है? समझदारी से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि ये स्पष्ट तो होता है लेकिन ये सच नहीं होता है, सत्य प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबली, जब आप डेफिनेशन पर जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम ही बता रहा हूं क्योंकि आप समझिए ना मैं क्या कह रहा हूं, कि सत्य प्रतीत होता है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। अब जब होता नहीं है तो मतलब क्या हुआ, कि जो रियल ना हो, यही तो मतलब हुआ ना। दिखने भर से थोड़ी कुछ होता है, जब वो होता नहीं है तो मतलब वो रियल नहीं है, तो इसका एंटोनिम बनेगा रियली। इसको मैंने खुद भी कई बार चेक करके ही आंसर बताया, कई बार चेक किया मैंने खुद ही, क्योंकि मुझे भी एकदम से लगा झटका सा, है ना। फिर मैंने उसकी डेफिनेशन पे गया, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इसमें क्या कहना चाह रहा है वो। समझ में आ गई बात? सो डोंट वरी। एंटोनिम ऑफ कंसोलिडेटेड, इसका क्या होगा बताइए? ठीक है, कंसोलिडेटेड का क्या मतलब होगा? चलिए इसमें क्या होगा, देखिए बेटा, कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। आपको पता है, ज्वाइन करना होता है। मैंने आपको इसमें देखिए, कंसोलिडेट मतलब मजबूत करना भी होता है, लेकिन आप लोग ना वीकेंड नहीं दिख रहा, आपको वीकेंड लग रहा होगा। अरे पगलों, ये वीकेंड लिखा हुआ है, छुट्टी वाला वीकेंड, वीकेंड नहीं लिखा हुआ है ना, वीकेंड नहीं लिखा हुआ है। और मैं कह रहा हूं कि अगर ऑप्शन में वीकेंड भी दिया होता और ये भी दिया होता तो आपको ये चुनना है, क्योंकि कंसोलिडेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तभी वो मजबूत बनता है। तो कहीं ना कहीं ये इकट्ठा होने के सेंस में है, सो आपको डिसज्वाइंटेड लगाना है प्रायोरिटी में। वीकेंड तो आप सेकेंडरी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल विवादित भी हो सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है। बट ये वीकेंड लिखा हुआ है भैया, छुट्टी में भैया से चले जा रहे हैं, इतनी वीक आ जल्दी है। ब्रोकन मतलब आहा, ब्रोकन हार्ट है, अरिजीत सिंह के गाने सुन सुन करके जो आप अपने दिल को दुख पहुंचाते हैं ना, ये ब्रोकन हार्ट वही वाला है, लॉस्ट माने जो खो गया। सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? प्लो अ लोनली फरो, इसका क्या होगा बताइए? हाँ, चलिए, प्लो अ लोनली फरो। ठीक है, चलिए इसका मतलब होता है वर्क सिंगल हैंडली, है ना, हैंडेडली, यानी कि अकेले किसी काम को करना, सिंगल करना, क्योंकि फरो का मतलब होता है हल, और अकेले हल से जोतना मतलब कि अकेले हाथ से काम करना, यानी अकेले काम करना आप कह सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 36, रब शोल्डर्स विथ। ठीक है, चलिए इतनी स्पीड मेंटेन करिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको पता है ना, ग्रामर का पेपर सॉल्व करने के लिए भी आपके पास में केवल 1.5 घंटे ही होंगे, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, स्पीड मेंटेन कीजिए, दिमाग को शांत रखना सीखिए, वरना इस प्रैक्टिस का फ़ायदा केवल पढ़ने का नहीं है, मुझे फुली आपको प्रिपेयर्ड करना है, मेंटली, फिजिकली और नॉलेज से भी। समझ में आ गई बात? ताकि एग्ज़ाम चूके नहीं, 13 लाख की भीड़ में सीट नहीं पा सकते हैं अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। रब शोल्डर्स विथ का मतलब होता है कि आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर कम इन कांटेक्ट विथ, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी का शोल्डर रब करना, घिसना, यानी कि उसके कांटेक्ट में आ जाना। सो राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कम इन कांटेक्ट विथ। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, वन हु गिव्स शेप टू स्टोन। कोई बात, तो एग्जाम हो जाएगा 3 महीने के अंदर, दिसंबर के, तो बस पे सब मेंटेन करिएगा, हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली।
अब देखिएगा बेटा, इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हाँ, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, कोशिश तो यही होनी चाहिए। ठीक है, ओके, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, थोड़ा सा मैं आपको एक मौका और दे देता हूँ कि आप थोड़ा सोच लीजिए, है ना। यूज एन आर्ट फॉर्म दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट यूजिंग, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इसमें जो राइट ऑप्शन है बेटा वो ये वाला है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें और इसमें एक बेसिक सा फ़र्क है, ठीक है, इसमें और इसमें बेसिक सा फ़र्क है, क्योंकि ये सवाल मेरे बनाए हुए नहीं है, ये सवाल तो आपके उसमें है। तो इसमें एक चीज़ समझिएगा कि इसमें राइट ऑप्शन ये आपका स्कल्पचर ये वाला दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, उसके पीछे कारण है। ये जो मूर्ति को ऐसे काट छाट करके बनाता है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं बाकायदा, या मैं, या तो हो सकता है कि मैं कहीं मिस्टेक ना कर जाऊँ, तो मुझे एक बार वेरीफाई कर लेने दीजिएगा, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ बेटा, रुक जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बुक में यही दिया हुआ था ना, तो मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक बार। हाँ ठीक है, ये इसमें सही है, यही वाली स्पेलिंग लिखी हुई है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी यही है कि ऐसा व्यक्ति जो पत्थर को काट काट करके बनाता है वो ये वाला होता है। और जो 3 डायमेंशनल बनाता है वो ये, इसको ये वाला बोलते हैं, जो 3 डायमेंशनल बनाता है ये। तो इसमें सी ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस अगर आप सर्च करेंगे तो इसमें ये है कि जो पत्थर को छेनी हथौड़े से काट के बनाता है वो ये वाला कहलाता है, और इसमें 3 डायमेंशनल वाला बनाता है, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, मैं वही इसलिए चेक करके ही बोलता हूँ बेटा, मैं, है ना, ठीक है, चलिए, ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो, ठीक है। नहीं, स्पेलिंग तो ये भी सही है, लेकिन मैंने आपसे स्पेलिंग एरर थोड़ी पूछा है, ये भी तो सही है। ये इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल, ऐसे आप, इसमें डेफिनेशन तो यही लिखा हुआ है बेटा, बाकी अगर आप करना चाहें तो उसमें ये भी आपको ऑप्शन, देखिए ना, आप गूगल तो करिए, तब तो बताइए मुझे, पहले आप गूगल में करिए, पहले आप गूगल करिए फिर बताइएगा, ठीक है, पहले गूगल करिएगा, है ना, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति लिखिए क्या लिखा, पहले ये समझिए, पहले आपको मैं पॉइंट समझाता हूँ, अब मेरे दिमाग में आ गई, थोड़ा सा मैं बहक गया था, लेकिन अब दिमाग क्लियर हो गया मेरा, समझ लीजिए बेटा। व्यक्ति के बारे में पूछा है देवी, तो व्यक्ति के लिए तो आप ये लगाइए ना, और जो मूर्ति बन करके आती वो ये है, ये मूर्ति है और ये बनाने वाला है, ये फर्क है दोनों में, ये बनाने वाला है और ये मूर्ति है। अब क्लियर हो गई, अब क्लियर हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ये बनाने वाला जो बनाता है और ये मूर्ति जो बनती है, अब क्लियर हो गया। चलिए, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, अब क्लियर हो गया होगा। डाउट नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी चीज़ का डाउट आ जाए उसको तुरंत क्लियर करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आर रिपोर्ट स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर दैट गिव्स द न्यूज़ ऑफ समवंस डेथ, इसमें क्या होगा बताइए। डाउट क्लियर हो जाता सही रहता है बेटा, नहीं बाद में फिर, है ना, बच्चे तो वेरीफाई करते नहीं है, जैसे बाद में कमेंट आते हैं ना बहुत सारे फिर, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑबिट्यूरी, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यानी कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कॉलम दिया रहता है ना कि फलाने का उठावना है, सुना होगा आपने कि फलाने का उठावना इतने बजे होगा, शव यात्रा यहाँ से यहाँ जाएगी, वो जो होता है ना कॉलम, उसी को बोलते हैं ऑबिच्यूरी, ठीक है। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो कॉर्टेज होता है ना, ये शव यात्रा होती है बेटा, क्या होती है, शव यात्रा, यानी कि डेड बॉडी की जो यात्रा बारात होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेज। और सिमेट्री आप जानते हैं, जहाँ पर व्यक्ति को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान। और क्रीमेशन मतलब जलाना, ठीक है, दाह संस्कार करना। सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया इज इन द नॉर्थ बाय द माउंटेन्स, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए अब हम लोग करीब हैं, बस ज़्यादा थोड़ा देर और लगेगा, 10-5 मिनट और लगेगा, 10-15 मिनट, बस खत्म हो जाएगा सेशन। 1.25 घंटे का टाइम लेके तो आइएगा ही बेटा, ठीक है। 1.25 घंटा आप मुझे देना पड़ेगा, अगर आप 50 मॉक टेस्ट मांगे हैं तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, लिखा है कि इंडिया इज इन द नॉर्थ बाय द माउंटेन्स, यहाँ पर आएगा बेटा बाउंडेड आएगा, क्या आएगा बाउंडेड, डी ऑप्शन करेक्ट। बाउंडेड का मतलब होता है कि बंधा घिरा हुआ, ये बाउंड नहीं होगा, ये तो बांधने वाला बाउंड होता है बेटा, कि बाइंड बाउंड बाउंड, देखिए एक होता है बाइंड बाउंड बाउंड बांधना, और ये होता है बाउंडेड घेरने के सेंस में, बाउंड्री के सेंस में है ना बाउंडेड, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका डी वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गया, हाँ ये तो बंधने के सेंस में है, ये याद रखिएगा बाउंडेड, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, 233 बच्चे बचे हैं, बाकी देखिए 30-40 बच्चे कम से कम, बल्कि 70 बच्चे, समझ रहे हैं ना आसान बात नहीं होती ये 50 सेट को झेल पाना। ही डेयर्स, हालांकि बहुत लोगों के काम भी आ जाते हैं और बहुत लोग ऊब भी जाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। ही डेयर्स हिज राइवल्स, इसमें क्या होगा बताइएगा। चलिए देखिए इसमें आएगा ही डेयर्स, इसमें देखिए आंसर, अरे बाप रे बाप, ABCD कर दिया आप लोगों ने तो भाई है? इसमें तो आपने ABCD मचा के रख दिया। अरे डेयर्स आपका क्या है, डेयर्स आपका क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो क्या होता है, टू अब्यूज होता है कि नहीं होता। सो सी ऑप्शन, ही डेयर्स टू अब्यूज हिज राइवल, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये आपका है क्लोज टेस्ट। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको पहले इसकी टेक्निक बता दूं, इसको करने से पहले भले ही आपको बीच के शब्द नहीं पता हैं, इसके बावजूद भी आपको कंप्लीट लाइन पढ़ने के बाद में ही आंसर करना चाहिए। आगे पीछे का मिला करके ही आप उसका असली सेंस समझ पाएंगे और तभी आप सही आंसर कर पाएंगे, याद रखिएगा। अब मेरा समय आ गया बेटा छोटा हो जाने का, तो लेट मी, रुकिएगा एक, अरे ये क्या हो गया, रुकिए आएगा ज़रा, जस्ट प्लीज़ वेट, है ना। चलिए हो गया, आई मिनिमाइज माई सेल्फ। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, है ना, डेयर में हाँ एस लगा हुआ, यस। चलिए जिसमें फर्स्ट का आंसर होगा, इसमें क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि महत्वपूर्ण तरीके से, पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहा है, यानी कि इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूव हुई है, स्टेबलाइज नहीं हुई है, तभी तो वो कह रहा है ना। सिग्निफिकेंटली मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण तरीके से। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या होगा बताइएगा। आराम से पढ़िए क्या लिखा हुआ है ना, हाँ आराम से पढ़िए, ये वाला यहाँ से शुरू करिए। इन द अर्ली 1950s, यानी कि 1950s की स्टार्टिंग में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो जीवन प्रत्याशा थी, वॉज अराउंड 37, यानी कि 1950 के पहले लोग 37 साल ही जी पाते थे मुश्किल से, बट नाउ इट हैज़ टू ओवर 70 ईयर्स। तो देखिए ओवर लिखा हुआ ना, टू 7 यानी 70 ईयर्स तक पहुंच गई है जीवन प्रत्याशा, तो राइजन हुआ है, बढ़ा है बेटा। कुछ लोग डिक्रीज लगाए पड़े, पढ़ते बढ़ते नहीं है क्या। अरे आप 37 से 70 हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी 70 तक बढ़ गई है और आप घटाए चले जा रहे हैं। बढ़ाइए देवी, बढ़ाइए देवता, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, ड्रॉप का मतलब कम होना, डिक्रीज का मतलब कम होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताइएगा। हाँ, अरे हम आपको 37 से 70 तक लेके जा रहे हैं उम्र में, और आप लोग हैं कि जीवन से उबे हुए लग रहे हैं। कह रहे गुरु जी बस ले आओ 40 पर, फिर से वहाँ हुई जाए फुर्सत। ठीक है, चलिए। अरे नाव से मतलब क्या होता है, नाव ये कौन सा नाव से बताइए, अंदाजा लगा रहे हैं आप, ये सामने यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये नहीं आपको समझ में आ रहा है। ये कौन सा शब्द होता है, नाउ तो टाइम की बात करता है, मतलब अब है, बट नाउ, लेकिन अब क्या हो गया, ओवर लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, दिमाग सही जगह पे लगाना है। अब देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं बेटा, देखिए रूरल एरिया ऑफन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं प्राय फ्रॉम लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी सफ़र करते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और इसलिए वहाँ पर क्या होता है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। कहने की बातें हैं, गाँव का आदमी तो 6 पौवा डेली पीता है फिर भी कुछ नहीं होता। आप क्या नहीं कहना, हमारे बुंदेलखंड में बहुत बुरी हालत है। बुंदेलखंड में बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पर शराब बहुत ज़्यादा हो गई है, हर घर शराबी, हर घर नल पहुंचा हो ना पहुंचा हो, लेकिन हर घर बोतल जरूर पहुंच गई है। चलिए इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसके अपोजिट क्या हुआ है, अर्बन एरियाज विद बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड अवेयरनेसेस। ठीक है, यानी अच्छी हेल्थ केयर सर्विस है और जागरूकता भी है। हैव शोन हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स एडिशनली, यानी कि इसके आगे और क्या, द ऑफ डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट कंडीशंस हैज बिकम अ चैलेंज इन रिसेंट ईयर। चैलेंज बन रहा है, तो यहाँ पर लिखिए राइज। क्योर कैसे हो सकता है बेटा, क्योर कैसे हो सकता है, क्योर ऑफ डिजीज जो हुआ है, क्या वो चैलेंज बनेगा क्या। वो कह रहा है कि जो राइज ऑफ डिजीजेस हैं, यानी कि शहरों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई है, शहर में लोग जिंदा तो बहुत रहते हैं, लेकिन बीमारी डायबिटीज बहुत हो रही है, हार्ट कंडीशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं बच्चों लोगों को, है ना। यहाँ तक कि 30-30 साल के लोग भी हार्ट की प्रॉब्लम से जा रहे हैं। तो राइज ऑफ डिजीजेज यहाँ पर होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि राइज ऑफ डिजीजेज यानी जो बीमारियों का बढ़ना है, जैसी कौन सी बीमारी, डायबिटीज और हार्ट कंडीशन, ये एक चैलेंज बन गई है पिछले कुछ सालों में, अफेक्टिंग ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पूरी जीवन प्रत्याशा को प्रभावित कर रही है। तो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, बताइए। चलिए अब आगे समझते हैं क्या है इसका आंसर, है ना। 5वें का यानी कि 45वें का ए आंसर कर रहे हैं बच्चे, ए ए ए। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ लिया आपने, वेरी गुड। ठीक है, टू इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी फर्दर, यानी कि आगे जीवन प्रत्याशा को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, यानी इंडिया को ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ पर फोकस करने की, एंड रिड्यूसिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर, है ना, एसेसिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा बीमारी को बढ़ाने वाली चीज़ों, बीमारी को रोकने वाली, और हेल्थ केयर। ठीक है, फॉर ऑल सिटीजन्स, इसमें आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, है ना। चलिए इसके बाद में आपको ये पैरा पढ़ना है, देखिए ये पैरा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ये पैरा है और एक ये पैरा है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शंस मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, संतोषजनक ऑप्शंस मुझे भी नहीं लग रहे इसके, कि इसमें लिखा हुआ है कि टू इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी फर्दर इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, यानी इंडिया को फोकस करना चाहिए, है ना, पब्लिक हेल्थ पर, है ना,
रिड्यूसिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। रिड्यूसिंग नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना, यहाँ पर इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, ना डिले होना चाहिए, ना डिनाई होना चाहिए, ना इग्नोर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका इंक्रीजिंग डिजीज प्रिवेंशन यानी बीमारी को रोकने वाला, एंड हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, है ना। इसमें कुछ गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, रुक जाइए जरा, है ना, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग हो गया, चलिए ठीक है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है या आप बिज़ी हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में देखिएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए 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 चलिए, डिलेइंग विलेइंग नहीं होगा, अभी उसको देखना पड़ेगा क्योंकि अब फुर्सत में देखेंगे, है ना, बहुत, क्योंकि अभी आप लोगों के भी कमेंट्स बराबर आते हैं। चलिए, नहीं, रिड्यूस माने तो कम करना होता है बेटा, है ना, रिड्यूस माने कम करना होता है। 5-10 मिनट का काम और बचा है, अगर पेशेंस हो तो रुकिएगा, और ना पेशेंस हो तो जा सकते हैं, पढ़िए आराम से। अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यही तो होता है, आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, है ना, पेशेंस नहीं है, समस्या यहाँ पर आती है। पैसेज हो जाए, सब लोग पैसेज अगर पढ़ चुके हों तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अभी आगे आपको एक पेज और पढ़ना पड़ेगा, तब आंसर करिएगा, ठीक है। जिनका हो जाए वो डन लिख दें कमेंट बॉक्स में, जिनका ना हुआ हो वो बता दें, तो मैं भी रुक जाऊँ थोड़ा देर और। हो गया, चलिए आगे पढ़िए, जिनका ना हुआ हो वो बाद में पढ़ लेंगे। चलिए थोड़ा इतना और पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं।
कि पैसे से बहुत सीख भी मिलेगी। चलिए, हो गया है। चलिए, ओके ओके, ठीक है, पढ़ लिया, वेरी गुड। अब आपके सामने आंसर आ रहा है, ये आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा? पढ़ ही लिया होगा, पैसेज को समझ लिया है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। What has significantly increased among middle class society in recent years? इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपको पता है कि एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग पार्टीज है ना, फालतू का खर्चा है शादियों में, ये वाला। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा? What financial consequence do families face as a result of hosting lavish wedding ceremonies? चलिए, अब देखिए, जब बहुत महंगी महंगी शादियां करेंगे तो क्या होगा? डेट एंड फाइनेंशियल बर्डन्स, कर्जा होगा और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा फैमिलीज पर, है ना। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज मटेरियलिज्म इन वेडिंग ओवरशैडो? बताइए, ओवरशैडो। देखिए, इसमें आएगा 48 में क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज मटेरियलिज्म वेडिंग, इसमें आएगा द ट्रू एसेंस ऑफ मैरिज, यानी शादी का एक जो सच्चा सार होता है ना, वो लोग भूल चुके हैं, यानी वो ओवर शेडो हो गया है, वो ढक गया है ना। दिखावेबाजी के चक्कर में जो शादी का मेन जो मकसद होता है, जो सार होता है, वो ओवर शेडो हो गया, वो सब ढक गया है ना। लोग अब दिखावे में ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डू मिडिल क्लास फैमिलीज sacrifice to meet the societal expectations of an extravagant wedding? है ना, चलिए, है ना। हाँ, देखिए, आप शादी के चक्कर में सेविंग्स को एजुकेशन सेविंग्स को बर्बाद कर रहे हैं लोग, घर खरीदने को बर्बाद कर रहे हैं पैसा, और हेल्थ के लिए भी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। जितना पैसा शादी में फिजूल खर्चा होता है ना, यदि आप उस पैसे को अपनी एजुकेशन या अपने बच्चों के एजुकेशन या अपनी हेल्थ के लिए आप इन्वेस्ट कर देना, तो आपको जीवन भर की सिक्योरिटी मिल जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, होगा तो तुरंत डॉक्टर करेंगे सब कुछ, लेकिन वो आदमी नहीं करेगा। पैसा बचा के बेटिया के नाम एफडी नहीं करेगा, या दहेज के लड़का दहेज के बजाय ये नहीं कि आराम से रहे बिना भौकाल टाइट किए, लेकिन है समाज। What is suggested as a solution to the problem caused by extravagant weddings? इसमें क्या है बताइए। वन साइडेड तो कभी कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है, वन साइडेड कभी कुछ नहीं होता है। चलिए, थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। इसमें क्या आएगा, है ना। देखिए, ये सजेशन होता है कि फोकसिंग ऑन सिंप्लिसिटी एंड मीनिंगफुल सेलिब्रेशंस, ये राइट ऑप्शन क्या हो गया? ठीक है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं, लड़के वाले तो राजी, हमने तो मोस्टली यही सुना है
लड़कियां कहती हैं हम तो, हमारा सपना है कि हम वैसे सजेंगे और ऐसे पल्लू ओढ़ेंगे, फिर उसमें लिखेंगे फलाने की दुल्हनिया। जब तक ये नहीं करेंगे तो हम शादी कैसे करेंगे। सजने संवरने का शौक बेटियों को ज़्यादा होता है, लड़कों को नहीं होता है ना। हमारे यहाँ तो एक दूल्हा आया था, वो तो नॉर्मल पैंट शर्ट में बस कैप लगा ली तो शेरवानी बन गई उसी को उतार लिया तो नॉर्मल हो गया। एक ही कपड़े में वो शादी करके ले गया, जबकि शादी बड़ी भौकाली थी, उसको 4 व्हीलर मिली हुई थी, लेकिन नहीं। आप देखिए, चलिए, है ना। हाँ, है ना। चलिए, तो ये इसकी जो पीडीएफ आपको है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे ऐप में मिल जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं तो वो लोग सिलेक्शन टारगेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में आपको फ्री पीडीएफ, फ्री और पीडीएफ सेक्शन पे जाइएगा, वहीं पर आपको इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, वरना आप लोग, है ना, पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। मिल जाएगी, उसका आज ही मिल जाए, देखते हैं, बना देते हैं, अगर बन जाएगा तो टाइम मिल जाएगा तो, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। चलिए ओके, अब आपका देखिए ये सेशन ख़त्म होने के बाद में, ठीक है, ये सेशन ख़त्म होने के बाद में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि पहला दिन इस सेशन में आपका कैसा रहा और आपका स्कोर क्या रहा, ये भी आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, डीमोटिवेट हो गए हैं इस मॉक टेस्ट से, अच्छा। अब वो तो मुझे आपके बारे में नहीं पता है कि आपने कोर्स फीस, मैंने कहा ना कि मेरी जो कोर्स फीस रहती है तो वो जैसे ऑफर मिलेंगे तो 900 रहेगा, बिना ऑफर के देर मिलेंगे तो 1100 रुपये, बस यही चलता है, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। 44 स्कोर बढ़िया है, ठीक है। बाद में अपना फीडबैक दे दीजिएगा, और ये मॉक टेस्ट ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी तो अनाउंस करूँगा मैं, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी करना पड़ेगा लग रहा है। मेरे पास में एडवांस पेमेंट करने के लिए बच्चे तैयार बैठे हैं कि गुरुजी हमसे अभी ले लीजिए, जब कोर्स निकालिएगा तो हमें उसमें ऐड कर लीजिएगा। और कुछ बच्चे कर भी चुके हैं कि अभी आपका ऐप में कोर्स अवेलेबल नहीं तो हम आपके नंबर में पे कर दे रहे हैं और आप हमको ऐड कर लीजिएगा। मतलब ये क्रेज़ जो है ना, ये जिससे कि एडमिशन होते रहेंगे और इसके बाद में, है ना, जल्दी कर देते हैं, एडमिशन होते रहेंगे और जैसे ये ख़त्म होगा वैसे ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कर देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच, और बाद में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपसे उम्मीद करता हूँ। बाकी कल फिर मिलेंगे अपने समय 5:30 बजे, ठीक है, एक और नए मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ठीक है।